वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लेवल अप कोर्स इंटीग्रेशन वापस लेके आया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, कुछ 40-50 दिनों से यूट्यूब से गायब हो गया था, फिर से वापस आ गया हूँ। होपफुली वीडियोस रेगुलर आएंगी। अब इंटीग्रेशन के बाद मैंने आपको ग्राफ्स करा दिए हैं, इसमें डिफरेंशिएशन करा दिया है लेवल अप कोर्स के अंदर। इंटीग्रेशन करा रहा हूँ आज। आगे वेक्टर्स को अभी ना करा के पहले रिलेटिव वेलोसिटी करा दूंगा। वेक्टर्स उतना मुश्किल नहीं है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जैसा ही है। रिलेटिव वेलोसिटी में आप काफ़ी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स नहीं कराऊंगा, अगला लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी का आएगा, बट रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर लेवल अप लेक्चर नहीं आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में 0 से लेकर के हीरो लेवल तक के क्वेश्चन, ए से लेकर के जेड प्लस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर 5-6 होंगे। होपफुली काफ़ी रेगुलरली वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। आइए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि आपने जो पढ़ा था ना कि हमें डिफरेंशिएशन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमें किसी भी चीज़ का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो, है ना। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे रखा है और अब अगर उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जर्क मिलता है। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन जर्क पे हमने कभी कहीं यूजुअली देखा नहीं है, उतना पॉपुलर नहीं है। अब अगर आपको वापस जाना है, ठीक है, तो याद रखिए अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो whenever you need to find the slope of the graph, you have to do differentiation. Whenever you need to find the area bounded by the curve, you need to do integration. ठीक है। तो अगर आपको कभी स्लोप निकालना है, कभी भी कहीं भी पूरी फिजिक्स के अंदर स्लोप निकालना है, कैसे स्लोप निकालना है, कोई एक ऐसे फंक्शन का जो वेरिएबल हो, जो बदल रहा हो लगातार, तो आपको स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको कभी भी एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व निकालना है, अगर आपको एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात सिर्फ काइनेमैटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं रहती। जाहिर सी बात है कि अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो आप जानते हैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चार्ज फ्लोन इन द सर्किट देगा। तो अगर करंट टाइम का फंक्शन दे रखा है, आप करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज फ्लोन इन द सर्किट आ जाएगा, है ना। आपको पता है इंपल्स एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ होता है, तो अगर आप फोर्स टाइम का फंक्शन दे रखा हो उसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंपल्स आ जाएगा, है ना बच्चों। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वर्क डन आ जाएगा। तो जब भी आपको एरिया निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के थोड़े से बेसिक फॉर्मूले कराने के बाद कुछ 7-8 लाजवाब क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। क्विकली देख लीजिए एक बार आप कैसे क्वेश्चन हैं। एक बोट वाला क्वेश्चन होता है कि चलती बोट का इंजन बंद कर दिया तो कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी। उसी का एक वेरिएंट है कि अगर रिटार्डेशन v² के प्रोपोर्शनल है तो बताइए कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद मॉड ऑफ t-2, मॉड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वेलोसिटी 2 - t है, मतलब एक ऑब्जेक्ट सीधा जाके वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वेलोसिटी कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन दे रखा है टाइम का, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम। फिर हम देखने वाले हैं एक बहुत लाजवाब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिसमें कुछ टर्मिनल वेलोसिटी टाइप की चीज़ आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें कभी भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, किसी ऑब्जेक्ट जो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दे रखा हो, तो हम उसके जो कर्व्ड पाथ जिसमें वो मूव कर रहा है उसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें रिटार्डेशन दे रखा है और बोलते हैं कि किस टाइम के बाद बॉडी रुकेगी या कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके बॉडी रुकेगी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आज 7-8 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, बने रहिए, देखिए वीडियो में। जरा बेसिक फॉर्मूलों से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स में थोड़ा दिक्कत रहती है आप लोगों को, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स नहीं होगी। मान लीजिए हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका रूल ये होता है कि पावर बढ़ जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है। जब बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका एक कारण ये हो सकता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाने का। लेट्स सी हमें एक फंक्शन दे रखा है y = x² + 3। अब अगर हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो ये आएगा 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है बच्चों। तो dy क्या आएगा हमारा 2x dx। तो यहाँ हमने इसको तोड़ दिया है।
यहाँ हमने इसे डिफ्रेंशिएट करा। अब हम अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दोबारा इंटीग्रेट किया जाए तो आप उम्मीद करेंगे कि वही फंक्शन वापस आना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो dy का इंटीग्रेशन आप जानते हैं y होता है 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूल होता है पावर बढ़ जाती है वही पावर डिवाइड हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया यहाँ से देखिए, आप क्विकली देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो ओरिजिनल फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 3, डिफ्रेंशिएट करने पे 3 गायब हो गया और इंटीग्रेट करने के बाद वो 3 वापस आया ही नहीं। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 होता तो भी डिफरेंशिएट करने पे 2x आता, इंटीग्रेट करने पे फिर से एक्स स्क्वायर आता। एक्स स्क्वायर प्लस 11 होता तो भी डिफरेंशिएट करने पे 2x आता, इंटीग्रेट करने पे एक्स स्क्वायर आता। इसलिए हम जब भी बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं प्लस ही। हम कहते हैं कि अगर इस फंक्शन में पहले से कोई कांस्टेंट था जो डिफरेंशिएट करने पे गायब हो गया, आज वो इंटीग्रेट करने पे वापस नहीं मिलेगा, उम्मीद मत करिएगा। इसलिए प्लस सी लिख लीजिए कि इफ देयर वाज सम कांस्टेंट इन द ओरिजिनल फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया होगा तो वो कांस्टेंट दोबारा वापस नहीं आने वाला है, राइट। हालांकि फिजिक्स में हम इस तरह की बहुत कम ही क्वेश्चन डील करते हैं जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, ठीक है, क्योंकि फिर उन्हें बाउंड्री कंडीशन देनी पड़ेगी ना, बाउंड्री कंडीशन देनी पड़ेगी, टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, तो उसके बेसिस पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकल जाता है। हाउएवर एक बार फॉर्मूले तो मैं आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आपने देखा बेटा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाँ ठीक है। उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस, क्योंकि लिमिट्स नहीं लगाई तो प्लस ही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। अगर आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो ये आपका हो जाता है tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों, और ठीक है। और यहाँ हो जाता है, अगर मान लीजिए आपको cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो वो हो जाता है आपका माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है cosec x cot x का तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आ जाता है आपका माइनस cosec x, बिना लिमिट्स के प्लस c लगेगा, ठीक है। और अगर आपको sec x tan x का इंटीग्रेशन करना है बच्चों तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ, सही है। और अगर आपको e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। और अगर आपको 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो ये होता है ln x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आपको इंटीग्रेट करना है a की पावर x को, a मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट बच्चों। ये आपके इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हो गए। आइए हम थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं कि अगर हमें कुछ और दिया जाए, जैसे साइन के अंदर साइन x ना होकर साइन ऑफ 2x प्लस 3 हो जाए तो क्या किया जाएगा, ठीक है। आइए नोट करिए जल्दी से। तो कैलकुलस वाले पार्ट में हम थोड़ा बेसिक से ही करते हैं कवर, क्योंकि मैथ्स में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कष्ट होता है बच्चों को। आइए अब बच्चों बात ये उठती है कि अगर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, लेट्स सी साइन के अंदर ax प्लस b दिया जाए, ठीक है। देखिए बात समझिए, ये लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए, ये लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए, इसके अंदर एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बट कोई चेन रूल नहीं होता है, ठीक है। तो आप बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है। और जो आपका x का कोफिशिएंट है ना यहाँ पर, और यहाँ पर लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए, उससे आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। याद करिए डिफरेंशिएशन में क्या करते थे आप, फंक्शन फिर एंगल, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होता है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होता है, राइट, ठीक है। अब अगर आपको करना हो, मान लीजिए लेट्स से ax प्लस b की पावर 7 का इंटीग्रेशन है ना बच्चों, तो इसमें क्या होगा, पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ गई, वही पावर डिवाइड हो गई, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो गया, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपको ऐसे इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशंस मिल गए, लेट्स सी रूट के अंदर 2t प्लस 3 इंटीग्रेट करना है ना, रूट के अंदर 2t प्लस 3 इंटीग्रेट करना है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल बदल दिया, t लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता इस बात से।
तो ये देखिए इसको क्या करना पड़ता है आपको, इसको आपको लिखना पड़ता है 2t + 3 की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर पावर बढ़ जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है, ठीक है बच्चों, राइट। और जो t का कोफिशिएंट है वो एक्चुअली में डिवाइड हो जाता है प्लस सम कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर लिमिट्स पुट करी हुई होगी तो लिमिट्स आप वहाँ पर कैसे लिखते हैं मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। लेट्स से आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 5x + 3 का, ठीक है बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर जो भी होता है वो सेम रहता है, e की पावर 5x + 3, x का जो कोफिशिएंट है आप उससे डिवाइड कर देते हैं और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है बच्चों, राइट। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम एक बार देखते हैं कि अगर हमें दे रखा हो कभी कि लिमिट्स हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमें लिमिट्स में इंटीग्रेट करना है, लेट्स सी हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक और हमें इंटीग्रेट करना है x + 3 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, पावर बढ़ जाएगी, है ना, वही पावर डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, और लिमिट्स आप ऐसे लिख देंगे 0 से 2 तक, परफेक्ट है। तो ये आपका डिनोमिनेटर में तो 5 आ गया ना, हाँ जी बिल्कुल 5 आ गया। और ये क्या है, x + 3 की पावर 5 है, ये भी ठीक है। फिर अब आप क्या करते हैं, लिमिट्स को कैसे पुट करते हैं, लिमिट्स को आप ऐसे पुट करते हैं कि आप अपर लिमिट लेते हैं x की जगह 5 जो भी है ना, x की जगह 2 है बच्चों, सॉरी x की जगह 2 है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो आप x की जगह 2 पुट कर देते हैं बच्चों, माइनस आप x की जगह 0 पुट कर देते हैं। उम्मीद है आप समझ गए, है ना। जो भी सिंपल आंसर आता है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको इंटीग्रेशन में आ जाए चीज़ कि भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, आपको इंटीग्रेट करना है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का आप बोलते हैं इसको, वैसे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, बट चलिए हम इसको प्रोडक्ट रूल ही कह देते हैं। वैसे इंटीग्रेशन के अंदर इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। हालांकि बस एक ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं रेयरली कहीं देखता हूँ फिजिक्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़, ठीक है, रेयरली कहीं दिखाई देता है, कोई बात नहीं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमें दो फंक्शन है u और v, तो हम किसी एक को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, किसी एक को सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन जो भी है, u लिया था हमने फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद v का इंटीग्रेशन, उसमें +c लगाने की जरूरत नहीं होती अभी के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन और आपको फाइनली फिर से इंटीग्रेट करना है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर बच्चों, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं। तो एग्जांपल है हमारा, लेट्स सी हमें इंटीग्रेट करना है x × sin x को, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर भी होता है, रूल होता है आई लेट। इनवर्स सुन लीजिए, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, तो सबसे हायर प्रायोरिटी उसकी, फिर लॉग की, फिर एल्जेब्रिक मतलब x² x³ x, फिर ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन, फिर e की पावर x एक्सपोनेंशियल। तो x जो है वो एल्जेब्रिक है, और साइन x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले a आता है, एल्जेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो एल्जेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड फंक्शन ले लीजिए। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन साइन x का इंटीग्रेशन जो कि होगा माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन जो कि माइनस कॉस x था, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन में कॉस x बच्चों, और फाइनली जब आपने बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट किया है तो फाइनल आंसर में आपको +c लिखना ही पड़ता है ना बच्चों। तो माइनस x कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, अगर बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन है तो आंसर में
प्लस सी तो आएगा ही आएगा, राइट बच्चों, नोट करिए। ठीक है ना, आप ऐसे समझिए कि मैंने आपको ये क्यों बताया, जो अभी बताया था ना मैंने आपको कि साइन ए एक्स प्लस पी का इंटीग्रेशन में माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड होगा। ये आपको एसएचएम वगैरह में इस्तेमाल हो जाएगा कि अगर साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, साइन ऑफ ओमेगा टी का सपोजिटली आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, आप साइन का लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, टी का कोफिशिएंट डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है आप समझे बच्चों, है ना, नोट करिए। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। एक ही एग्जांपल दिया क्योंकि प्रोडक्ट रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम क्विकली देख लेते हैं और उसके बाद से फिर हम फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बस बेसिक फॉर्मूलों के बाद फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले पहचानना पड़ता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दो तरह के एक्सप्रेशन दिखेंगे, एक डेरिवेटिव दिखाई देगा फंक्शन का और एक फंक्शन होगा या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, ठीक है, या फिर एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा सिनेरियो है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, लेट्स सी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कोई अजीब सा इंटीग्रेशन आ जाता है, x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 4, हालांकि बहुत कम चांस हैं बट कोई बात नहीं। ठीक है, और लेट्स से इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, 1 से 2 बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को 1 से 2 बोल देते हैं। अब इस तरह के इंटीग्रेशन को करना आसान बात नहीं है, मुझे तो नहीं आता है कि कैसे किया जाए क्विकली। तो मुझे इस चीज़ को समझ देख के ये समझ आ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया और एक्स एक लीनियर फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डेरिवेटिव उसका ऊपर है। x या 2x में कोई अंतर नहीं है, 2 तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं। तो ऐसे केस में आप जो फंक्शन होता है उसे t ले लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप फंक्शन को t ले लेते हैं और जैसे ही आप फंक्शन को t एज्यूम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t लेना पड़ेगा, ये एजम्पशन है। ठीक है, फिर अब आपको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट करना है। क्यों भाई, क्यों करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि अब आपने एक नया वेरिएबल ले लिया है और लिमिट्स 1 और 2 x की लिमिट्स हैं, नया वेरिएबल t है, अब लिमिट्स t की आनी चाहिए, है ना। आइए देखिए, तो आपने x को 1 ले लिया तो 1 प्लस 4t आ गया। एक बार x को अगर आपने 2 लिया तो 4 प्लस 4t 8 आ गया, है ना। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो x dx आ जाएगा आपका यहाँ से x dx आ जाएगा आपका बच्चों, x dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से dt अपॉन 2। नाउ एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ t बच्चों, है ना। आइए तो देखिए, अब आप मैं क्या करने वाला हूँ, पहले भाई अभी x की वैल्यू 1 है तो t क्या है, तो t है 1 स्क्वायर प्लस 4 5, x की वैल्यू 2 है तो t क्या है 8, x dx की जगह dt बाई 2, 1/2 बाहर dt आ गया, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस 4 की जगह रूट t, इसको बोलते हैं बेटा हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसमें ज़रूर एक फंक्शन होगा, साथ में उसका डेरिवेटिव होगा, फंक्शन को t लेना है। बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ्स में सिखाना नहीं चाहता हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में बस उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हालांकि इसकी भी रेयरली ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर लीजिए जैसे आप करते आ रहे हैं, पावर बढ़ जाएगी और वही पावर डिवाइड हो जाएगी, है ना, 5 से 8 तक। t की जगह अपर लिमिट 8 पुट करिएगा, t की जगह माइनस साइन लगा के t की जगह लोअर लिमिट पुट करिएगा। आइए बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। आइए अपने फिजिक्स पे वापस आते हैं, मैथ से हमने जितना डील करना था फिलहाल के लिए हमने कर लिया है। आइए देखिए, तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों। तो एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि मान लीजिए एक्सेलरेशन है
3t² प्लस टी प्लस 1, ठीक है। और आपको बताना है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दे दिया अगर हमने, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बोल रहे हैं जी कैलकुलेट करिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, यह आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है। आइए देखिए, तो एक्सेलरेशन की जगह dv/dt आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3t² प्लस टी प्लस 1 बच्चों, परफेक्ट है बिल्कुल, है ना। अब आ जाएगा dv, है ना, dv इज इक्वल टू 3t² प्लस टी प्लस 1 इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए लिमिट्स डालते हुए। शुरुआती दौर में जब टाइम 0 था वहाँ टाइम की लिमिट पुट होंगी, तब वेलोसिटी 0 थी। टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है ये पूछा जा रहा है, सिंपल है। मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना था तो इंटीग्रेट करना था, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी पे आना है तो इंटीग्रेट करना है ना। आइए dv का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, और बेसिक से देखना है तो dv को लिख लीजिए आप 1 इंटू dv और 1 को लिख दीजिए v की पावर 0, v की पावर 0 dv, 0 से v तक, 3 बाहर ले लीजिए, 0 से 2 तक t² dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1 dt, 0 से 2 तक प्लस ओनली dt को आप t की पावर 0 dt लिख सकते हैं, 0 से 2 तक अगेन। यहाँ पर रूल क्या होता है, रूल एक ही लगेगा, पावर बढ़ जाएगी वही पावर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, परफेक्ट है। फिर से पावर बढ़ जाएगी वही पावर डिवाइड हो जाएगी, 0 से 2 तक पावर बढ़ जाएगी वही पावर डिवाइड हो जाएगी, 0 से 2 तक पावर बढ़ जाएगी वही पावर डिवाइड हो जाएगी, 0 से 2 तक, ठीक है बच्चों। v की जगह v माइनस साइन, v की जगह 0, ओके, 3 से 3 कट जाएगा, बहुत बढ़िया रहा है तो। और t की जगह 2, t की जगह 0, सही है बच्चों, t की जगह 2, t की जगह 0, t की जगह 2, t की जगह 0। बाकी काम आपके हिस्से का रहेगा, सोल्यूशन आप कर लेंगे। आइए बच्चों और फिजिक्स के लाजवाब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया। आइए अब हमारे पास मार्केट में एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, मार्केट का पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है ना। आपको इस बार नीट में जो क्वेश्चंस आए थे 25 के अंदर वो पॉपुलर क्वेश्चंस आए थे, पॉपुलर क्वेश्चंस पुराने जेईई मेंस वगैरह के, है ना, काफ़ी सारे। मतलब मैंने बाद में मैपिंग करी तो मुझे ऐसा लगा कि लगभग 8-10 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे या उस पर बेस्ड थे, ठीक है। आइए तो आपको क्वेश्चन ये मैं बता देता हूँ, अंग्रेजी लिखने का मैंने कहा समय वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो क्वेश्चन ये था कि भाई एक स्पीड बोट है, मतलब डोंट माइंड, हाँ स्पीड बोट है, इनिशियल वेलोसिटी v0 से जा रही है और आपने उसके इंजन को बंद कर दिया, इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, टाइम 0 पे उसके इंजन को आपने बंद कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है स्पीड बोट पानी में चल रही थी, तो जो वाटर का करंट है वो इस बोट के मोशन को अपोज करेगा और अपोज कर रहा है -kv³ से, ठीक है, मतलब एक ऐसा रिटार्डेशन जो v³ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब कह रहे हैं बताना जरा t टाइम के बाद बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो बता देते हैं। तो इसका मतलब ये तो आपको समझ आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी पूछा है, तो ऐसे केस में आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है ना। इस चीज़ में कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए आपको कि डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट करना है ना। आइए अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी यहाँ पर dv/dt, ये होती है आप जानते हैं, -kv³। अब एक जैसे वेरिएबल एक तरफ, dv के साथ में वेलोसिटी का वेरिएबल और dt के साथ अगर t है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, dv/v³ -k dt। अब समय आ गया इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालने का। जब टाइम 0 है तब उस समय पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी v0 है, जब टाइम t है तब वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है, सिंपल इंटीग्रेशन, है ना बच्चों। और एक स्टेप लिख लेते हैं, आइए, v0 से v तक v की पावर -3 dv -k dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक, हाँ ठीक है। पावर बढ़ जाएगी वही पावर डिवाइड हो जाएगी और ये हो जाएगा v0 से v तक -k t -0,
ठीक है, तो हो जाएगा v की पावर -3 और -2 उधर चला गया, v की पावर ध्यान दीजिए -2 उठ के इधर चला गया, तो ये तो हो जाएगा 2kt, सही है। और v की पावर -2 1/v² होने वाला है v0 से v तक। आइए और देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अपर लिमिट पुट करिए 1/v² माइनस 1/v0² इज इक्वल टू 2kt, ठीक है। 1/v² बराबर बाल को 1/v0² प्लस 2kt के, है ना। अगर आप यहाँ रेसिप्रोकल खेलेंगे तो v0/1 प्लस 2kt v0² आपका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल करके स्क्वायर रूट ले लिया। तो उम्मीद है आप समझ गए। तो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, वो भी ट्राई करते हैं क्विकली क्या हो सकता है। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। बस अगले क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको इंटीग्रेट ही करना है, बस v की एक पावर घट गई है ना, तो v की पावर एक घट गई है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो एक्सेलरेशन -kv² है, टाइम जीरो पे सेम क्वेश्चन है भाई, वेलोसिटी v0 है, टाइम जीरो पे आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी बतानी है टाइम जीरो से टाइम t में। आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो आंसर 2 देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ जगह ज़्यादा बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। आइए, तो मुझे ये बात समझ आ गई है कि एक्सेलरेशन तो -kv² है, एक्सेलरेशन को dv/dt बोला जाता है प्यार से, -kv², वेलोसिटी वाली टर्म एक साथ आएगी, आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, -kdt, v की पावर -2dv इज इक्वल टू बच्चों -kdt। इंटीग्रेट करिए, है ना। तो टाइम जीरो पे वेलोसिटी v0 है और टाइम t पे वेलोसिटी को v मान लेते हैं। परफेक्ट है भाई, पावर बढ़ जाएगी इंटीग्रेशन में, वही पावर डिवाइड हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, v0 से v तक, -k dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा। -1 इधर आ गया जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 इधर आ गया तो ये हो जाएगा kt, 1/v v0 से v तक, सही है, 1/v v0 से v तक इज इक्वल टू kt, 1/v माइनस 1/v0 इज इक्वल टू kt। मुझे ये मामला पेचीदा लग रहा है, आसान नहीं है ये, पहले वाले से पावर घटने से मुश्किल हुआ है, आसान नहीं हुआ है, और वैसे भी क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। आइए और करेंगे सॉल्व। 1 प्लस kt v0 बच्चों डिवाइडेड बाय v0, तो यहाँ से v आ जाता है v0 अपॉन 1 प्लस kt v0 इंडीड, सही है बिल्कुल। वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है dx अपॉन dt। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैं वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करके, मैं वेलोसिटी को देखिए, मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में वापस आ चुका था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद में डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा, तभी तो एवरेज आएगा, है ना बच्चों। आइए, तो dx अपॉन dt v0 अपॉन 1 प्लस 2 कहाँ से आ गया भाई, 1 प्लस kt v0, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। आइए अब देखिए क्या करना है अब हमें करना है dx इज इक्वल टू v0 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, या तो या रहने दीजिए, v0 कांस्टेंट है, कौन सा परेशान कर रहा है हमें, 1/v0 इधर रहने दीजिए, dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस kt v0। आया ना मज़ा, इंटीग्रेशन जो आपको सिखा रहा था वो यूज़ हो गया ना। अब देखिए, आपको बता रहा था ना इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करना है। देखिए इंटीग्रेशन, ये मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन आता है ax प्लस b का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का क्या होता है ln x, तो इसका भी ln ही होता है, ln ax प्लस b, बस यहाँ पर x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर बिना लिमिट्स के किया है, और लिमिट्स हैं तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा, मैं क्या बताऊँ इसमें। ये बढ़िया इंटीग्रेशन है ना। तो ये आ गया dx जी, 1/v0 dx। आइए इंटीग्रेशन करिए जी, dt अपॉन 1 प्लस k v0 इंटू टी।
कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, टाइम 0 से t तक कर लीजिए इधर, है ना, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। और ये हो जाएगा आपका 0 से x तक। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, राइट। अब क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन आप x कर दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस के वी नॉट टी डिवाइडेड बाई टी का कोफिशिएंट जो कि है के वी नॉट, है ना, और ये 0 से t तक कर लीजिए बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए, राइट। तो ये हो गया हमारा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल भी कर दीजिए, इधर वी नॉट से वी नॉट उड़ा भी दीजिए आप। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, फिर देखते हैं क्या कलेश है आगे का। राइट बच्चों, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x, और ये क्या आ गया देखिए हमारा, ये आ गया हमारा ln, हाँ जी, 1 प्लस के वी नॉट टी, एक्स 1 अपॉन के तो है ही, 1 प्लस के वी नॉट टी माइनस, टाइम को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ln 1 तो 0 ही हो जाएगा, चलिए यही बचा हमारा x। सही है बच्चों, परफेक्ट है। डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है हमारा, डिवाइडेड बाई k आ रहा है। सही है, परफेक्ट है बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करा जाए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें एवरेज वेलोसिटी बोली गई है, तो हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ln 1 प्लस के वी नॉट टी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। बच्चों अगर कल को ये भी पूछा जाए कि भाई टी को वी की टर्म्स में पुट करना हो, तो फिर हम वहाँ से भी निकाल सकते थे। फिलहाल के लिए तो मैंने इतना लिख दिया है लेकिन सपोजिटली अगर हमें माइनस के वी स्क्वायर गिवन था, और अगर हमें यहाँ पर टाइम निकालना हो किसी मोमेंट पे और वेलोसिटी वगैरह के टर्म्स में, तो वो निकाल के भी पुट कर सकते थे। ठीक है, वो तो मैटर करता है कि ऑप्शंस क्या होंगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बट फिलहाल क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारा कि वेलोसिटी है मॉड ऑफ t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट बताइए टाइम 0 से 4 सेकेंड तक। तो मेरी बात सुनिए, इसको करने के दो तरीके होते हैं, है ना। पहले मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा, आपको मैथमेटिकली भी सिखाऊंगा, फिर डायग्राम बना के भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली मेथड 1 क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। जी बिल्कुल बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रेट कर दीजिए आप वेलोसिटी को, है ना, ऐसे करिए ना। देखिए आप जानते हैं कि dx अपॉन dt है वेलोसिटी, मॉड ऑफ t माइनस 2 है, कोई दो राय नहीं है। dx है मॉड में t माइनस 2 dt। अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उधर तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, उधर क्या आएगा, टाइम की लिमिट 0 से 4 सेकंड तक। इधर आप लिख लीजिए x1 से x2 तक या 0 से s तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए, ये आ गया आपका s। अब मॉड का इंटीग्रेशन करने का ना, मैथमेटिकली मॉड को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है मैं वो भी सिखाऊंगा, ग्राफ बना के उसको 30 सेकंड में कैसे किया जा सकता था वो भी बताऊंगा। एक बार देखिए, तो इसमें क्या किया जाता है, मॉड के अंदर जो चीज़ है ना, आप उसे 0 पुट कर दीजिए, ये पॉइंट आ जाता है जहाँ पर मॉड 0 हो रहा है, तो टाइम 2 सेकेंड। तो जो ये लिमिट 0 से 4 सेकेंड है ना, अब ये लिमिट आपको तोड़नी पड़ती है। किस पॉइंट पे तोड़नी पड़ती है, जहाँ पर मॉड 0 हुआ था टाइम 2 पे। तो 0 से 2 तक मॉड t माइनस 2, फिर 2 से 4 तक करना पड़ेगा t माइनस 2। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए ये चीज़, है ना, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करें, अब मेरी बात सुनिए, 0 से लेकर के 2 के बीच की कोई भी वैल्यू बोलिए अपने मन से, 1। तो 1 माइनस 2 अगर आप पुट करेंगे तो -1 आ रहा है, 1 माइनस 2। मॉड के अंदर कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे, इसमें मॉड हटा के बाहर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, है ना। 2 से 4 के बीच में कोई वैल्यू बोलिए, 3 माइनस 2, अगर पॉजिटिव आता है तो मॉड हट जाता है और नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अगर मॉड के अंदर इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, वो वैल्यू पुट करने पे अगर मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता है तो मॉड हटा के बाहर एक नेगेटिव साइन लगाया जाता है उस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, और अगर इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करने पे मॉड पॉजिटिव ही रहता है तो फिर मॉड का कोई फ़ायदा नहीं है, मॉड हटा देते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको मॉड का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका मेथड 2 जो हो सकता है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसका मेथड 2 कुछ इस प्रकार से होगा कि आप इसका ग्राफ बना लीजिए, है ना, टाइम और वेलोसिटी का।
ठीक है, टाइम 0 ले लीजिए तो वेलोसिटी 2 आ जाएगी, टाइम 1 ले लीजिए वेलोसिटी 1 आ जाएगी, टाइम 2 ले लीजिए वेलोसिटी 0 आ जाएगी, टाइम 3 ले लीजिए वेलोसिटी 1, टाइम 4 ले लीजिए वेलोसिटी 2। ठीक है, अब आप ग्राफ बना दीजिए, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्योंकि टी की पावर तो 1 ही है ना। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, बना दीजिए भाई, क्या बनेगा, टाइम 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, परफेक्ट है। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टाइम 2 पे वेलोसिटी 0 है, टाइम 1 पे वेलोसिटी 1 है, टाइम 0 पे वेलोसिटी 2 है, टाइम 3 पे भी 1 है, टाइम 4 पे फिर 2 है। तो ये कुछ इस तरीके का वी शेप ग्राफ बन जाता है। और आपको पता है क्या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो आप इसका एरिया निकाल दीजिए। दो ट्राइंगल ही तो हैं, कैसे निकलेगा, हाफ बेस 2 हाइट भी 2, और ऐसे दो ट्राइंगल हैं, खत्म बात। हाफ बेस इंटू हाइट का डबल कर दीजिए, दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक है ना। आप जानते हैं ना बच्चों की, जैसे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है ना, तो इसका स्लोप और एरिया से आपको क्या मिलता है ना। तो इसका स्लोप आपको देता है वेलोसिटी, एरिया से कुछ नहीं मिलता। इसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है जर्क, ठीक है, और एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको बोला गया है कि वेलोसिटी है 2 - t, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम 0 से 3 सेकेंड्स में। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर 4 के अंदर, कि वेलोसिटी आपको गिवन है यहाँ पर 2 - t। अगर आपने वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया तो आपका टाइम की वैल्यू आ जाती है 2 सेकेंड, है ना। और